हेलो फ्रेंड्स, आज आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से प्रारंभ। क्या कह रहा है ये कि यदि इसकी वैल्यू ये है तो बताओ 2a प्लस 3b की वैल्यू क्या है। एक्चुअली करना क्या है, इसमें इस एक्सप्रेशन को आपको इस रूप में लिखना है और दोनों पक्षों में कंपेयर करके a और b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये इसका प्रोसेस होगा। इसके लिए इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करो। आप देखिए, इसको हम लिख सकते हैं √11 माइनस 2√18। ये दोनों सेम ही है। देखिए, 3 रूट में जाएगा तो 9 को 8 से मल्टी और बेहतर हो जाएगा, तो ये भी आपका बेहतर है। ठीक। और अब ऐसी दो संख्याएं जिनको ऐड करें तब तो 11 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 18। तो इस तरीके से दो संख्या होगी 9 और 2, माइनस का साइन और दोनों पर रूट। इस प्रकार से आपके पास आ गया 3 माइनस रूट। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू आपकी a प्लस b√2 है, तो बोथ साइड को कंपेयर करना है। देखिए, आप √2 है तो ये √2, b का मान तो -1 है, a का मान 3, यानी इसका मान तो है आपका 3 और b का मान है यहां पर -1। ये वैल्यू आप यहां रख दीजिए, तो ये तो हो गया 6, b की वैल्यू -1, तो ये माइनस का 3, आंसर होगा 3, यानी सेकंड ऑप्शन आंसर। ये जरूर थोड़ा सा फिर से समझ लें। ये रूट में जाएगा तो 9 को 8 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेहतर हो जाएगा, तो ये भी तो बेहतर ही है। बेहतर में मैं 4 कॉमन ले लिया, इधर बेहतर में से 4 बाहर ले लिया, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, ये 18 बच गया। इस तरीके से अगला क्वेश्चन आपके पास। ये कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में भुजा एबी और एसी पर क्रमशः बिंदु डी और ई इस प्रकार से हैं कि डीई और बीसी आपस में समांतर है और डीई और बीसी में 6:7 का रेशियो है। बताइए इन ट्रायंगल एडीई का एरिया और ट्रेपेजियम बीसीईडी का एरिया का रेशियो क्या है। यह आपका क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। यह आपका ट्रायंगल हो गया एबीसी, इस पर पॉइंट कहीं है डी और इस पर ये है ई, और साथ में ये भी कहा ये इसके समांतर है, बीसी के समांतर है डीई। डीई आपका 6 सेंटीमीटर है और बीसी आपका है 7 सेंटीमीटर। 6-7 का रेशियो बताया मैंने, 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर ले लिया, या इकाई में ले लीजिए 6 यूनिट और 7 यूनिट। अब देखिए, क्योंकि डीई बीसी के पैरेलल है, इसका मतलब यह हुआ कि एडीई और एबीसी दोनों सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो इनके एरिया का रेशियो इनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। आप देखिए, ये डीई के कोरिस्पॉन्डिंग बीसी है, तो इसका एरिया 6 का स्क्वायर कर दो, यानी इसका एरिया हो गया आपका 36। ये तो हुआ एडीई का एरिया। पूरे ट्रायंगल की बात करें तो पूरे ट्रायंगल में तो 7 का स्क्वायर 49, यानी पूरे ट्रायंगल का एरिया 49 है। तो फिर इसका एरिया कितना बचा? 30। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, क्योंकि ट्रायंगल एडीई सिमिलर है ट्रायंगल एबीसी का, इसका मतलब यह हुआ कि ट्रायंगल एडीई का एरिया और ट्रायंगल एबीसी का एरिया ये आपका डीई स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर के इक्वल होगा। क्योंकि ये 6 है तो ये 36 है, बीसी 7 है तो 49। ये लीजिए, ट्रायंगल एडीई का एरिया 36 और एबीसी का एरिया 49। अब कंप्लीट एरिया 49 है तो 36 लिस्ट कर दीजिए 13, तो एडीई
और BCED का एरिया का रेशियो हुआ 36:13। ये इसका आंसर है, जिसमें लिखने की बिल्कुल से जरूरत नहीं अगर थ्योरम आपको पता है तो, क्योंकि इसको इसके पैरेलल बताया है। इसका मतलब ADE और ABC दोनों आपस में सिमिलर हैं, और सिमिलर हैं तो उनकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स जो हैं, कोरिस्पोंडिंग का मतलब है DE के कोरिस्पोंडिंग BC, इन साइड्स का स्क्वायर्स का जो रेशियो होगा वो इनका एरिया का रेशियो हो जाएगा। अर्थात 6 का 36, इसका एरिया 36 है तो इसका एरिया 7 का स्क्वायर यानी 49 है। 49 में से ये आपका 36 लेस कर दीजिए तो ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। अब ये रेशियो आपको बताना है 36 और 13 का रेशियो का। इस तरीके से आपका इक्वेशन नंबर 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है आपसे कि चॉकलेट और दूध के पेय पदार्थ में मात्रा के हिसाब से 8% शुद्ध चॉकलेट है। यदि इस पेय पदार्थ की 50% लीटर मात्रा में 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है तो नए पेय पदार्थ में चॉकलेट का परसेंटेज क्या होगा। पहली बात तो ये कि ये पेय पदार्थ है कितना, 50 लीटर, इसमें 8% क्या है, शुद्ध चॉकलेट है। 8% का मतलब 100 में 8 तो 50 में 4 लीटर है, डायरेक्ट आ गया 4 लीटर है। ठीक भाई, 50 लीटर टोटल मिक्सचर है ये चॉकलेट और दूध का, जिसमें 8% अर्थात 100 में 8 तो फिर 50 में 4 लीटर हो गया। 4 लीटर इसमें शुद्ध चॉकलेट है। अब इसमें 10 लीटर दूध मिला दिया, 10 लीटर दूध मिलाएंगे तो टोटल 50 + 10 ये हो जाएगा 60 लीटर। लेकिन इसमें चॉकलेट तो 4 लीटर ही होगा ना। ये चॉकलेट कितना परसेंट हुआ इसको चेक कर लीजिए। ये देखिए 1/15, 6 से ही 2/3%। ये इसका आंसर है, 6 से ही 2/3%। फोर्थ ऑप्शन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। 50 लीटर का 8% 4 लीटर होता है। जो डायरेक्ट लिखो, इसको कैलकुलेट करने की कहां जरूरत है। अब 4 लीटर शुद्ध चॉकलेट है, आपने इसमें ऐड किया है मिल्क, इसका मतलब चॉकलेट तो आपका 4 ही रहेगा, लेकिन टोटल मिक्सर 60 हो जाएगा। तो ये कितना परसेंट हुआ, 1/15 यानी 6 से 2/3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में ये कह रहा है कि माना कि ट्रायंगल ABC की BC भुजा पर D और E इस प्रकार हैं कि AD और AE आपस में इक्वल है। एंगल BAD एंगल EAC के इक्वल है यदि AB का मान 3x + 1 सेंटीमीटर, BD 9 सेंटीमीटर, AC 34 सेंटीमीटर और EC y + 1 सेंटीमीटर। तो बताओ x + y का मान क्या है। मैं कह रहा हूं डायग्राम की हेल्प लीजिए। डायग्राम बनाया, सॉल्यूशन है। ये जैसे आपका ट्रायंगल है ABC, A, B और C। ये कह रहा है कि BC पर D और E दो बिंदु हैं। ये तो D मान लीजिए और ये मान लीजिए E, और ये दो बिंदु इस प्रकार से हैं कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। कौन सी, AD और AE, ये दोनों बराबर, ये इसने कहा है। ठीक, ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब ये कह रहा है कि एंगल BAD यानी ये एंगल और EAC ये एंगल है, ये एंगल भी बराबर है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो फिर तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये भी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये भी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसे कि ये इसके इक्वल, ये एंगल बराबर, तो ये भी तो इसके बराबर हुई। अब इसको ये कह रहा है 34 सेंटीमीटर, AC 34 है तो ये भी 34 होनी चाहिए, लेकिन इसने इसको कहा 3x + 1। ये 34 है तो ये 34 होनी चाहिए, लेकिन इसको 3x + 1 कह रहा है। इसका मतलब x का मान अपने आप ही पता चल गया, क्या है, 11। आप ये बताओ, जब ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये भी तो दोनों इक्वल होंगे।
इसने बीडी को क्या कहा 9 सेंटीमीटर, ईसी को क्या कहा है इसने y+1। मैं ये कह रहा हूं ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो इसका मतलब y का मान कितना हुआ 9 हो गया, सॉरी 8 हो गया, इसका मान 8 होगा क्योंकि 8 + 1 9 के बराबर हो जाएगा। तो x का मान 11, y का मान 9। अब बता दीजिए x + y क्या है। ये लीजिए x + y का मान हो गया 11 + 8। ये 11 यहां से लीजिए और 8 यहां से लीजिए, ऐड करके इसका आंसर बता दीजिए 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर। यह है इसका आंसर, पहला ऑप्शन। देख लीजिए आप। डायग्राम बनाइए, लेकिन ये पता होना चाहिए। देखिए इनको दोनों को इक्वल बता रहा है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अभी ये एंगल भी बराबर बता रहा है तो ये भी तो बराबर होगी फिर बुझाएं, यानी AC AB भी बराबर होंगे। ये 34 है तो ये 34 होना चाहिए, तो इसका मतलब 11 है क्योंकि 11 3 33 और ये 1 34। और ऐसे ये y+1 के बराबर होना चाहिए तो y का मान 8 हो गया। 11 8 19 ऐड कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। ट्रायंगल ABC में BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC डबल है एंगल BAD का। यदि एंगल A 80 डिग्री है, एंगल C 38 है, एंगल ADE का मेजरमेंट क्या है। आप डायग्राम बनाइए। ये ABC ट्रायंगल है, A B और C। BC पर बिंदु D है, ये लीजिए बिंदु D ले लीजिए कहीं भी। अब इसने ये कहा है कि ये जो एंगल है ना ये इसका डबल है। देखो आप BAD का, ADC BAD का डबल है ये। अब मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि जैसे ये थीटा है तो ये 2 थीटा है, हुआ इसका डबल, तो फिर ये थीटा होना जरूरी क्योंकि इन दोनों का समी तो होता है ये। और अब आप ये भी बता दो जब ये एंगल इक्वल हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं और आपको दिया हुआ है पूरा एंगल 80 और ये एंगल कितना दिया हुआ देख लीजिए, एंगल C 38। ये देखिए ये आपका एंगल 38 है, ये कंप्लीट एंगल 80 है। अब आप बताओ ये एंगल 62 डिग्री का नहीं हो गया क्या, क्योंकि देखिए 80 और 38 तो फिर ये 62 का होगा, तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। 180 है तो फिर 80 + 38 इसमें माइनस कर दो, 62 डिग्री है। आपको क्या ज्ञात करना है, एंगल ADB। आपको एंगल ADB ये एंगल ज्ञात करना है, तो ये भी ज्ञात हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 62 है तो इधर ये 62 है, तो आप 180 में से माइनस कर दिए 2 × 62 124। 124 अगर आप कम करेंगे तो ये आपके पास बचेगा 56 डिग्री। ये इसका आंसर है 56 डिग्री। सारा सॉल्यूशन डायग्राम में है। पहली बात तो ये 80 डिग्री दिया है, ये आपको 38 डिग्री दिया है तो ये 62 हुआ। पहली चीज तो ये तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये 38 है 80 तो 62 हुआ। लेकिन उससे पहले मैं ये समझा गया आपको कि ये दोनों एंगल बराबरी हैं, क्योंकि इसका डबल अगर ये है ना तो इन दोनों का योग है ये, तो इसमें से इसको घटाओगे तो अपने आप ही आ गया, तो ये दोनों इक्वल हैं। अब ये 62 है तो फिर तो ये भी 62 है, तो 62 + 62 घटा दो 180 में से ये एंगल आ जाएगा। ये एंगल आपके पास कितना आएगा 56। अगला क्वेश्चन आपके पास, ट्रायंगल ABC में BC पर बिंदु M और N इस प्रकार स्थित हैं कि AM BC के परपेंडिकुलर है, जबकि AN एंगल A का बाइसेक्टर है और M B और N के बीच स्थित है। एंगल B इतना है, एंगल C इतना है, बताओ एंगल MAN कितना है।
ये देखिए, डायरेक्ट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इन दोनों का डिफरेंस 68 और 26 कितना, 42, 42 का आधा 21 आंसर है। अब ये 21 आंसर कैसे? इसने कहा कि ये ट्रायंगल एबीसी है, ए एम बी सी के परपेंडिकुलर है, और इस एंगल का बाइसेक्टर है ये एन। ये आपको एंगल दिया है 68 डिग्री, ये आपको एंगल दिया है 26 डिग्री। देखिए ये एंगल का बाइसेक्टर है और ये परपेंडिकुलर है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं है, इस ध्यान दीजिए, मैंने गलत बोल दिया है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बाइसेक्टर। तो ये जो एंगल होता है ना, ये हमेशा इन दोनों का डिफरेंस का आधा होता है, यानी एंगल एम ए एन जो होगा ये हाफ होगा एंगल बी माइनस एंगल सी का। ये देखिए 1/2। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 42, 42 का आधा आप कर दीजिए, आपके पास आ गया 21 डिग्री। ये इसका आंसर डायरेक्ट थ्योरम है। हाँ, यद्यपि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये नहीं है, लेकिन बड़ी सिंपल सी थ्योरम है कि अगर ये इस पर परपेंडिकुलर है और ये इसका बाइसेक्टर, तो इन दोनों के बीच का एंगल इन दोनों के डिफरेंस का जस्ट हाफ होता है। 21 डिग्री आंसर इसका। अगला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि समीकरण 2x + 5y = 12 और x + y = 3 और y = 0, y = 0 आपका x एक्सिस हो गया। ये ग्राफ द्वारा निर्मित त्रिभुज का एरिया ज्ञात कीजिए। देखिए आप, सबसे पहले तो इस पर 2 पॉइंट ले लो, आप x को 0 कहो, y आपका 2.4 हो जाएगा, और y को 0 कहोगे तो ये आपका 6 हो जाएगा। ये तो 2 पॉइंट इस पर है। 2 पॉइंट इस पर भी ले लो, x को 0 कहोगे तो y 3 हो जाएगा, और y को 0 कहोगे तो x 3 हो जाएगा। ठीक, ये 2 पॉइंट लेना बिल्कुल से, एक बार x को 0 रख दो, दूसरी बार y को 0 रख दो, 2 पॉइंट इस पे आ जाए। अब आप इसका ग्राफ खींच दो। ये लीजिए सिंपल सा इसका ग्राफ। पहले इसका ग्राफ 0 2.4, ये रहा 0 2.4, 0 2.4, 6 0, ये आपका 6 0 यहां से ले लीजिए। एक तो आपका ग्राफ ये हो गया, दूसरा ग्राफ और खींचिए, 0 3, 0 3 से कुछ ऊपर होगा, ये लीजिए, ये 0 3 और 3 0, अब इनको भी ज्वाइन कर दीजिए, दूसरी लाइन का ग्राफ ये हो गया आपका। आपको इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। अब आपको सर यहां तो 2 ट्राइंगल बन रहे, इसका एरिया क्यों? अरे बिल्कुल से, एक लाइन आपकी ये होगी, दूसरी लाइन ये होगी, और ये y = 0 x एक्सिस है, तो x एक्सिस के साथ में यही ट्राइंगल बनेगा। ये तो y एक्सिस के साथ में बन रहा है, तो इसका एरिया ज्ञात करना है। एरिया ज्ञात करेंगे, देखिए ये टोटल 6 है, ये 3 है, तो ये 3 हो गया। अब मेरे पास अगर हाइट आ जाए तो एरिया आ सकता है। अब हाइट कैसे आए? आप इसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लो। इसके कोऑर्डिनेट में भी y कोऑर्डिनेट चाहिए, ये y है, ये आपका x है, ये x और ये y, तो y चाहिए। ये y एक्चुअली इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी। तो y कैलकुलेट करने के लिए एक काम करें, इसमें से इसका डबल घटा दें। 2x में 2x घटाओ, कट जाएगा। 5y में से 2y घटाओगे 3y होगा, और इधर इसमें से इसका डबल घटाना है, तो 12 में से 6 घटाओगे तो 6 बचा, y का मान हुआ 2। वैसे 2 है तो x 1 हो गया, मैं कंप्लीट लिख देता हूं, 1 और ये 2। अब एरिया बता दो।
एरिया क्या होता है, हाफ ओ बेस इंटू हाइट, तो बेस तो ये 3 हो गया और हाइट आपकी ये मानी जाएगी जो 2 है। इस प्रकार से इसका एरिया हो गया आपका 3 स्क्वायर यूनिट, 3 वर्ग इकाई। ये इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। देखिए देखिए इसमें कहीं कोई दिक्कत हो। ग्राफ ड्रॉ करना बिल्कुल से सिंपल कुछ भी नहीं है और ये पॉइंट इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके कैलकुलेट किया जा सकता है। 1 और 2 है, जिसमें ये 2 है, ये 1 है, ये x होता है, ये y होता है। तो आपके पास इस ट्रायंगल की हाइट आ गई और ये इसका बेस है और ये फॉर्मूला आप यूज कर दीजिए, एरिया बता दीजिए, 3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन कह रहा है अमिता अपने घर से 3.5 किलोमीटर की चाल से चलती है, 6 मिनट देरी से अपने स्कूल पहुंचती है। अगले दिन वो 4.5 की स्पीड से चलती है और 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। ये कह रहा है कि उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या है, आप सबको पता है। इसका फॉर्मूला होता है इन दोनों स्पीड का गुणा, जो है आपका 9/2 इंटू 7/2। इन दोनों का डिफरेंस जो 1 हो गया, क्योंकि 4.5 3.5 1 हो गया, इंटू समयांतराल 6 मिनट देरी से और 10 मिनट पहले 16 मिनट का अंतर है, 16/60। डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है। ये दूरी कैलकुलेट करने के लिए चालों का गुणा बटे चालों का अंतर इंटू समयांतराल, बस इसको सोल्व करना है। तो सोल्व कर दीजिए आप। 4 से कटेगा ये 4 बार, 4 से कट गया ये 15 बार, ये आपका हो गया 3 और ये हो गया 5। आपके पास आ जाएगा 21/5, 4 सही 1/5, या इसको पॉइंट टू में लिखो तो ये आपका 4.2 किलोमीटर ये दूरी। डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज करिए आप। 4.2 किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 7, एक्स वाई इज इक्वल टू 2, एक्स और y दोनों 0 से बड़े, इसकी वैल्यू। ये तो डायरेक्ट सोल्व हो रहा है। देखिए मेरे भाई, यहां से एक्स वाई 2 है ना, तो y का मान तो 2 हो गया और x का मान 1 हो गया। 4 16 1 17 हो गया, बस ये वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। x का मान 1, तो ये तो 1 और 8 इंटू 2 की पावर 3, 64 1 65, इसका आंसर 65। यानी x और y की वैल्यू डायरेक्ट पता चल रही है यहां पर। अगर x y की वैल्यू डायरेक्ट पता चले तो और माता बच्चे करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर करने की जरूरत यहां इसको में नहीं है, सॉरी x प्लस 2y कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एक्स वाई की वैल्यू जहां आपको पता चल रही है। और मैं ये कहता हूं अक्सर क्लास में कि एग्जाम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें हम अनावश्यक बेसिक में फंस जाते हैं। ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है एक्स वाई का मान, तो फिर हम बेसिक क्यों करें। बेसिक के लिए तो पहले x प्लस 2y कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें क्यूब का फॉर्मूला लगा के आपको इस तक पहुंचना पड़ेगा, जिसकी यहां बिल्कुल से भी जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके पास, फोर्टी टू में कह रहा है एक इक्वेशन आपको दी है कंटिन्यूड फ्रैक्शन के रूप में, और इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन में एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है, बताइए इसकी वैल्यू क्या है। ये आपका क्वेश्चन है। तो मैंने तरीका बताया था, देखिए उस तरीके को यूज करिए। आपका ये देखिए, यहां से 79 को 29 से डिवाइड करोगे, पहले इसको पलट लीजिए, 29 को नीचे ले लो और डिवाइड कर दो, ये भाग जाएगा 58 और बच गया 21 और बट्टे 29। ठीक, ये आपका x आ गया, ये आपका x आ गया। डायरेक्ट कुछ नहीं, इसको पलट करके भाग देना है। ठीक, फिर इसको पलट के फिर भाग देना है।
आपको भाग देना है 29 में 21 का। ठीक, भाग देना है। अब आपको भाग की तो एक बार चला जाएगा और आपके पास क्या बचा यहां पर? आपके पास बचा है 8/21। ये आपका x आ गया तो फिर ये y आ गया, ये लीजिए, दो चीजें तो आ गई। अब आपको थोड़ा सा यहां ध्यान देना है, यहां देखिए, यहां एक था लेकिन यहां 2 आ गया ना, तो यहां 2 तो रखना है, 2 रखना है तो इसको 2 × 4 करो और 4 को नीचे ले आओ, तो 4/21, यानी अब आपको 21 में देना है 4 का भाग। ये थोड़ा सा इसमें टेक्निकल चीज है जिसको आपको समझना है। आपको 21 में 8 का भाग नहीं देना, क्योंकि इसने यहां देखिए इसको 2 बताया है, तो 2 है तो इसको 2 × 4 कर देते, 4 को नीचे लेके आओगे और 21 में 4 का भाग देंगे तो आपके पास हो गया 5 + 1/4। और मैंने कहा था कि ये मैच करना चाहिए, इस 1/4 से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका z। और अब ये तीनों वैल्यू इसमें रख दीजिए, आंसर बता दीजिए। ये देखिए 2x, x का मान 2 है तो ये तो हो गया 4, प्लस y का मान 1 तो ये हो गया 3, माइनस z का मान 5। ये देखिए इसका आंसर कितना आएगा? 2, यानी सेकंड ऑप्शन आंसर। यहां 1 है तो पलट करके नीचे ले आओ, भाग दो, ये आपका x आ गया। फिर इसको यहां फिर पलट दो, फिर भाग दे दो, y भी आ गया। फिर पलट के फिर भाग देना, लेकिन पलटने से पहले आपको इस 2 को चेक करना, 2 है तो ये 4 नीचे लेके आओगे, तो 21 में 4 का भाग देंगे 5, और ये लास्ट में इससे मैच कर जाना चाहिए 1/4। ये आपका आंसर हो गया 2। एक्स वाई जेड जब आ गए तो जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछी इसकी वैल्यू बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू इनमें से किन के बीच है? तो मेरे हिसाब से तो इसको आप डायरेक्ट सोल्व कर लें तो ज्यादा बेटर। एलसीएम क्या आएगा? a + b a - b। डायरेक्ट एलसीएम लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 9 - 5 4 आ रहा है एलसीएम। देखो इनका गुणा, 9 में से 5 घटाओगे 4। अब ये इससे गुणा हो जाएगा तो 7 × 21, 7 × 21 7√5, फिर इससे मल्टीप्लाई करिए 9√5, और ये इससे फिर गुणा होगा -15, ये इससे गुणा होगा -21, ये इससे भी गुणा होगा लेकिन प्लस का 9√5, फिर ये इससे गुणा होगा -7√5, और लास्ट में ये आपका आ गया +15। बस इसी के साथ इसका सॉल्यूशन कंप्लीट। कैसे सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया? 21 से 21 कैंसिल करो, 15 से 15 कैंसिल करो, और 9 दूनी 18 में से ये 14 घटा दो, 4√5 आ गया। ये लो 4 का भाग दे दो, सिर्फ √5, और √5 का मान आपको पता है 2.236 होता है। तो ये मान किन किन के बीच है? 2.2√6, यानी सेकेंड ऑप्शन आंसर। √5 की वैल्यू 2.2 होती है। 2.2 किन किन के बीच में लाई करेगा? 2 और 2.5 के बीच में। तो ये इसका आंसर है, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके पास, किसी लंब पिरामिड का बेस जो है वो 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, और इसकी हाइट इतनी है। पिरामिड का आयतन क्या है? अरे पिरामिड का आयतन तो 1/3 1/3 बेस एरिया। अब बेस एरिया और इसको हाइट से गुणा ही करना है, तो 1/3। अब बेस एरिया देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज है ना इसका बेस। इस पिरामिड का बेस क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लिखना है। ये हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा 8 है तो 8 का होल स्क्वायर, और हाइट कितनी है? हाइट है 30√3। बस इसको कैलकुलेट करना है आपको।
ये आप 3 तो इनसे काट दीजिए और ये आपका 64 16 16 73 480 क्यूबिक सेंटीमीटर ये वॉल्यूम हो गया इसका। पहला ऑप्शन इसका आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं, इसका बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया आपको पता है, हाइट आपको दे रखी है, वॉल्यूम आ गया आपका। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? ट्रायंगल एबीसी में डी और ई क्रमशः बीसी और एसी के मिड पॉइंट हैं। एडी बीई समकोण पर जी पर इंटरसेक्ट करते हैं। यदि एडी 18 है, बीई 12 है, तो डीसी की लंबाई सेंटीमीटर में कैलकुलेट करो। इसने डी और ई बीसी और एसी के मिड पॉइंट बताएं। ट्रायंगल बना लीजिए, देखिए जैसे यह आपका ट्रायंगल है। ये सी कह दो, इसको ए कह दो, इसको बी कह दो। डी है बीसी का मिड पॉइंट, ये डी, और ई है एसी का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है, और ये 90 डिग्री का कोण है। देखो देखिए, ये बात कही है इसने कि एडी और बीई समकोण पर जी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। इसको इसने पॉइंट जी कहा है और राइट एंगल है 90 डिग्री। मैं कह रहा हूं ये 90 है, तो फिर तो ये भी तो 90 हुआ, ये भी 90 होगा, फिर तो चारों एंगल 90 90 के हो गए। भाई जब आप ये बताओ ये 90 डिग्री है तो ये 90, ये 90, सारे 90, ठीक। अब इसने कहा है एडी 18 सेंटीमीटर है। अब आप खुद बताओ, एडी 18 सेंटीमीटर बोल रहा है तो 18 में से 12 तो ये होगा और 6 ये होगा, क्योंकि 2 का रेशियो होना जरूरी है। क्योंकि माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक होता है, तो केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। और इसने बीई को 12 बताया है, 12 है तो ये 8 हो गया और ये 4 हो गया। अब आप खुद बताओ, ये 90 डिग्री कोण 8 और 6, तो ये 10 सेंटीमीटर नहीं होगी क्या? और ये मिड पॉइंट होने के कारण ये भी 10 सेंटीमीटर। अब आपको पूछा क्या है? डीसी की लंबाई 10 सेंटीमीटर, ये आंसर ये इसका, ये 10 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन आंसर। भाई जब इसको 90 बताया तो ये 90, अब ये 8 है, ये 6, 8 6, तो ये डायगोनल हो गया 10। अब ये 10 है और क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये भी 10 हो जाएगा। डीसी की लंबाई कितनी हुई? 10 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आप ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज को यूज करो, जो आपको बताएं कुछ भी नहीं है। माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक होता है, जो इन माध्यिकाओं को 2:1 के रेशियो में विभाजित करता है। ये 12 है, 18 है तो 12 और 6 हो गई, 2 का रेशियो हो गया। ये आपकी 12 है तो 8 और 4 होगी। तो इस तरीके से 18 और 12 को आपने डिवाइड कर दिया, 6 और 8, इससे आपके पास ये 10 आ गई। अगला क्वेश्चन आपके पास, ये कह रहा है कि राजू पिज्जा का 3/8 भाग खाता है। एडम शेष पिज्जा का 3/10 भाग खाता है। फिर रेनू बचे हुए पिज्जा का 4/7 भाग खाती है। अभी भी पिज्जा का कितना भाग शेष बचा हुआ है? आप ये बताओ। हम राजू की बात करें, 3/8 भाग, यानी 8 में से 3 भाग खा लिए तो कितना बचा? 5। देख लीजिए आप, पिज्जा का 3/8, 8 में से 3 खा लिया तो 8 में से 5 बचा हुआ है। फिर जो बचा हुआ है ना, उसका 3/10 कौन खाता है? एडम। यानी 10 में से 3, तो ये 10 है तो ये 7 बचा हुआ है, 3 हिस्सा इसने खा लिया। और रेणु खाती है 4/7, यानी 7 में से कितना खाती है ये? 4, तो कितना बचा? 3। ठीक, अब आप देख लीजिए,
ये टोटल है, ये बचा हुआ भाग है। ये तो टोटल है और ये बचा हुआ भाग है। वैसे काटना चाहो तो काट दीजिए, 7 से कैंसिल भी हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। और अब ये इनको मल्टीप्लाई करो, ये 80 है, ये आपका 15 है, ये लीजिए ये बचा हुआ है। अरे भाई 15 हिस्सा बचा हुआ है, टोटल 80 में से 5 से काट दिए, 3/16 भाग बचा हुआ है। ये इसका आंसर है 3/16। ये थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 48 में कि ट्रायंगल पी क्यू आर में पी एस जो है एस पर क्यू आर से मिलने वाला एंगल पी का बाइसेक्टर है। पी क्यू 16, पी आर 22.4 सेंटीमीटर और क्यू आर 9.6 है। तो बता दीजिए एस आर की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है। ये आपका पी क्यू आर ट्राइंगल है, पी क्यू और आर, और इस एंगल का बाइसेक्टर ये है। ठीक, अब इसने इसको बताया 16 सेंटीमीटर, इसको बताया 22.4 सेंटीमीटर, ये बता रहा है 9.6 सेंटीमीटर। अब बताओ ये एस आर कितनी, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा, क्योंकि ये जो पी एस है ना, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। पी एस इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम होगा। इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम। अब इन दोनों का रेशियो क्या है, एक काम करो आप, मैं रेशियो कैलकुलेट करता हूं, पॉइंट हटा दो, ये 0 लगा दो, ये पॉइंट हट गया। रेशियो कैलकुलेट करें, 32 से कटेगा 5 बार, 32 से कटेगा 7 बार, 5-7 का रेशियो है। ये लीजिए 5-7। तो इसको 5-7 के रेशियो बांटो किसको, 9.6 को। बता दो एस आर कितना, तो एस आर हो गया आपका 7 बटे और ये 12 इंटू 9.6, 0.8 8 7 56, 5.6 सेंटीमीटर। ये लीजिए ये आंसर है 5.6, सेकेंड ऑप्शन आंसर। 5 और 7 12, 12 का मान 9.6 है, तो इस 0.8 से गुणा कर दो, 8 7 56, 5.6। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मैंने पहले भी चर्चा करी, फिर मैं कह रहा हूं, जब ये इस एंगल का बाइसेक्टर होता है तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम होता है। ये 5-7 का रेशियो 32 से काटने पर, तो ये 5-7 के रेशियो बांटना है 9.6 को, आंसर आ गया 5.6। अगला क्वेश्चन आपके पास, क्या कह रहा है, किसी बेलनाकार पात्र के आधार की परिधि इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, इसमें कितना लीटर पानी समा सकता है। यह आपका क्वेश्चन है। एक बेलनाकार पात्र है जिसका आधार की परिधि इतनी है, यह सेंटीमीटर में, हाइट मीटर में। एक काम करिए, इसको मीटर में लिखिए तो यह हुआ ना 1.584 मीटर। हम क्या करेंगे, इस सिलेंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, घन मीटर में आएगा, क्यूबिक मीटर में, जिसको 1000 से गुणा करके लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहला काम, इस बेलनाकार पात्र का वॉल्यूम क्या होगा, πr²h। देखिए आधार की परिधि इतनी है, तो आधार का एरिया क्या होगा, आधार का एरिया। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, परिधि का होल स्क्वायर बटे 4 पाई, यानी 1.584 इंटू 1.5
5 8 4 और इसमें भाग दे दीजिए 4 पाई। ये लीजिए, अगर आधार की परिधि आपको दे रखी है तो परिधि का होल स्क्वायर में जैसे ही आप 4 पाई का भाग देंगे इस आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा और हाइट इसकी 1 है। ये लीजिए इस बेलन का वॉल्यूम है और इस बेलन के वॉल्यूम को आप 1000 से गुणा कर दें तो ये लीजिए इतना लीटर पानी इसमें आएगा। एक सर्किल का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा आपने, परिधि है और इसका एरिया, इसमें रिलेशन होता है कि इस सर्किल का जो एरिया होता है ना, इसका सरकमफ्रेंस यानी परिधि का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। अगर आपको इसकी सरकमफ्रेंस दे रखी है तो इसका एरिया इससे डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्योंकि इस बेलनाकार बर्तन का बेस तो सर्किल ही है तो उसका एरिया आप इससे ज्ञात कर लो। इसको एच से गुणा किया यानी ये पाई आर स्क्वायर है आपका, ये एच है। और फिर 1000 से क्यों गुणा किया? क्योंकि यह आपका क्यूबिक मीटर में आएगा। क्यूबिक मीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर पानी आ सकता है। और अब आप इसको सोल्व कर दीजिए। देखिए सोल्व करेंगे तो सबसे पहले तो 22 से काटो इसको, ये कटेगा 0.0 22 7 154 और ये ठीक। और मैं तो कह रहा हूं 3 जीरो को भी हटाओ ताकि ये सिर्फ 72 ही बच गया और 72 भी ये कहा थी 18। अब इसको 7 से गुणा करें 18 से गुणा करें तो पहले तो 7 चौक 28 2 56 2 58 5 35 और 5 40 4 7 और 4 11 और पॉइंट लग जाएगा 3 अंकों पर। और इसको अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 से। 18 8 144 14 144 14 158 15 15 का 5 18 19 और 18 1 19। ये लीजिए, ये है इस बेलनाकार पात्र की कैपेसिटी, अर्थात इसमें लगभग इतना पानी आ सकता है। अर्थात इसका आंसर हो गया 4th ऑप्शन। 199 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 6 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको कैलकुलेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। किसी बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वर्त पर खींची गई भेदिका यानी सेकेंड PAB वर्त को बिंदु A और B पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि OP 17 सेंटीमीटर है, PE 12 सेंटीमीटर है, PB आपका 22.5 सेंटीमीटर, तो इस सर्किल की रेडियस। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? जैसे ये कोई सर्किल है, ये इसका सेंटर है, ये तो PAB हो गया और ये PO हो गया। इसको और आगे बढ़ा दे, ठीक। इसको मैं C कह देता हूं, इसको D कह देता हूं। और अब आपको पता है PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD फॉर्मूला होता है आपका। सबकी वैल्यू है आपके पास। PA का मान 12 है, PB का मान 22.5 है। अब ये PC कितना, क्योंकि ये पूरा 17 है, इस रेडियस को R मान लेता हूं, 17 माइनस R हो गया, 17 माइनस R, और ये हो जाएगा 17, तो यहां तक 17 प्लस R। ये देखिए 17 माइनस R और 17 प्लस R। ध्यान दीजिए PO आपको 17 दिया हुआ है, तो ये दूरी के लिए तो आप 17 में से R कम करो और इस दूरी के लिए PD के लिए 17 में इस R को जोड़ दीजिए। ये भी R और ये भी R। एक तो 17 माइनस R है, एक 17 प्लस R है। आप देख ले, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 5 60 6
24 है 30, 3 24 3 27 270 और ये आ गया 289 माइनस आर स्क्वायर। आप देख लीजिए आर स्क्वायर का मान आपके पास 19 आ रहा है, तो आर का मान √19, ये फोर्थ ऑप्शन आंसर, फोर्थ ऑप्शन आंसर, √19 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में आपको पे करना है और वार्षिक किस्तें समान, यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष ये हो जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है और प्रत्येक किस्त इतने रुपए की हो, तो इस योजना में लिया गया कुल ब्याज कितना है? देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, जिसका मतलब है 1/10, 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज। यानी अगर पहले वर्ष की बात करें तो प्रिंसिपल अमाउंट 10 है और अमाउंट 11 रुपए हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। और दूसरे वर्ष की बात करें तो इसका स्क्वायर करना पड़ता है, तो ये 100 हो गया, ये 121 हो गया। ये लीजिए, आप खुद बताओ, इसने समान किस्त की बात करिए, ये 121 रुपए 2 वर्ष के एंड में है जिसका मूलधन ये है, और ये 1 वर्ष के एंड में है ये 10 है, लेकिन तो मैं भी इसको 11 से गुणा करके 121 से बना देता हूं। अब 11 से क्यों गुणा किया? ताकि ये आपका किस्त इक्वल हो जाए। यानी 1 वर्ष के अंत में 121 रुपए अगर दिया है तो उसका मूलधन 110 है, और 2 वर्ष के अंत में 121 रुपया दिया है, इसका मूलधन 100 है। तो दोनों मूलधन जुड़ के 110, ये 210 हो गया दिखता है, ठीक। और ये मिश्र धन 121 242। अब आप खुद देख लीजिए, ये प्रिंसिपल अमाउंट है और ये अमाउंट है, तो ब्याज कितना दिया इसने? 32 इकाई। तो हमें इस 32 का मान चाहिए, इस 32 की वैल्यू चाहिए। कैसे कैलकुलेट करें? ये देखिए, आपने प्रत्येक किस्त ये बताई है, और ये किसका मान है? 121 का मान, क्योंकि किस्तें तो यही तो है 121 121 के। पहले वर्ष के एंड में 121 दिया, दूसरे वर्ष के एंड में 121 दिया, तो 121 का मान है। तो आप कह दीजिए 121 इकाई किसके बराबर है? 5808 के बराबर। तो 32 का मान क्या है? 32 का मान आपको कैलकुलेट करना। तो आप एक काम करिए, पहले एक इकाई का मान ज्ञात कर लो, शायद कट जाएगा। आप 4 बार तो एक बार कट गया, 484, और फिर बच रहा 8, तो ये शायद 48 बार कट जाए, देख लेना आप। 48 8 384, 48 8 6 बिल्कुल से यही होगा। मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ ही रहा है, एक बराबर ये। तो फिर 32 का मान क्या हुआ? तो 32 का मान हुआ 48 को आप मल्टीप्लाई कर दी 32 से, 48 दूनी 96, तो 1 हो गया 9, और 144 और 9 153। ये ब्याज के रूप में पे किया 1536 रुपए, 1536, थर्ड ऑप्शन आंसर। 121 इकाई का मान यह है, एक का मान 484 कम करे 968 बचा, 968 8 देख के काट रहा हूं मैं तो, लेकिन मल्टीप्लाई करने में एग्जैक्ट ये चीज, तो एक का मान इतना हो गया 32 का मान, क्योंकि आपको तो ये पता करना है टोटल कितना ब्याज पे किया, 32। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये मूलधन है, और ये मिश्र धन है आपका। अगला क्वेश्चन, देखो देखें क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है। ये कहता है कि कोई विक्रेता अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% मूल्य अधिक अंकित करता है। वह 60% वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देकर बेच देता है, शेष वस्तु को अंकित मूल्य पर 50% डिस्काउंट देकर बेचता है। बताइए उसको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। एक काम करिए, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए मान लीजिए, ठीक। इसने 40% अधिक लिख दिया, कितना लिख दिया? 140, ठीक।
अब इस केस ने दो हिस्से किए, एक तरफ तो 60%, इसका 60% 64, यानी ये हो गया 84। 84 कम करेंगे 16 और, यानी ये हो गया 56। 100 रुपए में वस्तु खरीदी, 140 लिख दिया। 140 का ये 60% है 84, इस 84 को इसमें से घटा दो तो ये 56 ये हो गया। अब ये कह रहा है कि इसको 10% डिस्काउंट पे बेचा, -10%। अब इसका 10% 8.4 घटाओगे तो 175.6 बच गया, ठीक। और इसको 50% डिस्काउंट पर 50%, तो फिर 50% 28 रुपए, ये लीजिए -50%। ₹100 की वस्तु खरीदी, ये तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, और ये दोनों मिला के सेलिंग प्राइस हो गया। अब आप देख लो कितना प्रॉफिट हो गया, ये आपका 103.6 हो गया, और ये 100 है, 100 में खरीद के 103.6 में बेच दिया, 3.6% प्रॉफिट। ये टोटल सेलिंग प्राइस जोड़िए आप, क्योंकि खरीदा 100 में था, 140 लिख दिया, इस वस्तु के दो हिस्से कर लिए, इसको इतना डिस्काउंट पे, यानी इसको बेचा 75.6 में, इसको बेचा 28 में, तो टोटल कितने में बेचते हैं ये देख लो, 103 पॉइंट, यहां लिख देता हूं 103.6 में, ये सेलिंग प्राइस है। 100 में खरीद के 103.6 में बेचते तो 3.6% प्रॉफिट हो जाए। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करें। अगला क्वेश्चन आपके पास, यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 7 है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू 175 है, तो बताओ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या है। पिछले पेपर में भी था ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका यहां भी है। देखिए मैंने उसमें कहा था कि इसको ए मानो आप, और इन दोनों की सहायता से आप डायरेक्ट कैलकुलेट करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो होगा इस 7 का होल स्क्वायर -2 इंटू ए। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का खूब क्लास में चीजें बता रखी हैं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू दे रखी है, तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यानी इसका मान हो गया आपके पास 49 - 2a, ठीक। अब इसके फैक्टर करो। इसका पहला फैक्टर होगा a प्लस बी प्लस सी, जिसकी वैल्यू 7 है। दूसरा फैक्टर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो 49 - 2a है। और फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, जिसको आपने a मान रखा है तो -a है। और इसका मान कितना 175। भाई इसके फैक्टर किए हैं, इसके फैक्टर में तीनों के मान लिख दिए और कुछ नहीं किया। तीन कौन से, पहला तो ये, दूसरा आपका ये, और तीसरा आपने यहां ये कैलकुलेट कर रखा। इन तीनों का इसके फैक्टर में वैल्यू रखी और कुछ नहीं, जिसे हमारे पास ए आएगा, ए इसका मान है, तो 7 से काट दीजिए, यह आपका हो गया 25। 49 - 3a इज इक्वल टू 25। तो चॉइस 3a का मान चॉइस आ गया, तो फिर तो a का मान कितना आ गया 8। ये देखिए सेकंड ऑप्शन आंसर, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे इतने रुपए अधिक में बेचा जाता तो 15% लाभ होता। अब देखो आप सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा रहे हो आप, 714 रुपए। वैसे लाभ कितना बढ़ गया, 8 से बढ़कर 15, 7%। तो आप डायरेक्ट ही कह सकते हो कि 7% बराबर 714 रुपए। कहां दिक्कत है इसमें भाई, जब आप सेलिंग प्राइस में इतना वृद्धि करते हो तो आपका प्रॉफिट जो है 8 से बढ़कर 15 हो जाता है, तो 60% प्रॉफिट बढ़ा, तो ये 7% बराबर 714 हो गया। अब ये कह रहे हैं 18% लाभ प्राप्त करने के लिए इस टीवी का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, यानी आपको 18% लाभ कमाना है, तो सेलिंग प्राइस 118% हुई, तो आप तो डायरेक्ट 118% की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। ये लीजिए आपके पास आंसर आ जाएगा 714
और बट्टे 7 इंटू 118। ये कट गया, आपके पास आ गया 102 इंटू 118। और अब देखिए 18 दून 36, तो 1 हो गया, 118 दो 120। ये लीजिए 12,036 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। 12,036 सेकेंड ऑप्शन आंसर। यानी अप्रोच अगर सोल्यूशन, अब आप हर चीज को एक्स मान लिया या बेसिक से करने लग गए तो काफी लेंदी हो जाएगा। अप्रोच आपकी सीधी सीधी होनी चाहिए कि आपका प्रॉफिट भी कॉस्ट प्राइस पर होता है, ये प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर, ये 100 का 8 है, ये 100 का 15 है, तो इसका 7 रुपए ज्यादा हुआ, 7% ज्यादा है। ये 7% किसकी वजह से? 714, तो 7 बराबर ये। अब आपको कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसने कहा 18% लाभ होना चाहिए, तो होगा तो उसी कॉस्ट प्राइस पर, तो इसका सेलिंग प्राइस 18 होनी चाहिए। 118 की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, आगे आपके पास 12,036। अब ज्यादातर क्या होता है ऐसे कि उसमें कॉस्ट प्राइस पूछा जाता है। अब स्टूडेंट पहले तो कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करता है, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने के बाद में 18% प्रॉफिट पर इसका सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करता है। इसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देखो, आपको 7 का मान दे रखा, आपको 118 का मान चाहिए बस। बीच में आपको कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके पास, ओ सेंटर वाले एक वृत्त में जीवा ए बी और सी डी बिंदु पी पर इंटरसेक्ट करते हैं। यदि ए और डी 32, सी ओ बी 26, तो ए पी डी क्या इन दोनों के योग का आधा होता है? देख लीजिए आप, ये कितना 32 और 26 58, 58 का आधा 29, 29 डिग्री होगा। अब ये क्या किन किन के बीच में? ये लीजिए पहला ऑप्शन आंसर है, पहला ऑप्शन इनका आंसर है। ये 4-5 बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ये इसका सेंटर है ओ, ये जीवा है ए बी, ये जीवा है सी डी। अब इसने ये कहा कि ये पी पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल बताओ। अब ये एंगल होता क्या है एक्चुअल में? ये एंगल इस एंगल और इस एंगल के योग का आधा होता है। अब ये आपको दिया हुआ है यहां पर 32 और ये आपको दिया हुआ है यहां पर 26, तो ये जो एंगल है ना, ये हो या ये हो, दोनों बराबरी हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये एंगल हमेशा इनके सम का आधा होता है। यानी एंगल एपीडी जो है वो होगा 32 प्लस 26 बटा 2, ये 29 डिग्री होगा। 29 डिग्री होगा तो फिर तो ये 29 इस रेंज में आएगा, आंसर हो जाएगा 26 और 30 के बीच में। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 55 है। बुकलेट में 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट बता रखा है, इन दोनों को जोड़ करके याद रख दो, ये एंगल हमेशा आ जाता है। और अगर ये एंगल दे रखा हो तो इसका जस्ट डबल करें, इन दोनों का डायरेक्ट योग आ जाता है। ये सारी क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे हुए हैं। इनमें से एक एंगल देगा, ये एंगल दे देगा, ये एंगल पूछे तो भी आपका ये डायरेक्ट हो जाएगा। और यहां पर इसने पूछा एंगल कितना, तो इन दोनों को सम करके उसका हाफ कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 की वैल्यू ये है, तो बताओ इसका मान क्या है? तो आपको देखने से आइडिया लग जाना चाहिए। एक्चुअल में इसको 2x से डिवाइड करो, 2x से, तो 2x से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? ये तो आएगा x और ये आएगा 5/2x। जब आप 2x से डिवाइड करो तो इसमें डिवाइड, इसका इसमें भाग दे दो, इसमें दे दो, इसमें भाग दो, 7/2, माइनस का हो जाएगा प्लस का 7/2, और इसका स्क्वायर ही है, देख लो आप ही, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 25/4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर ही है ये। तो इसके लिए फॉर्मूला है आपके पास 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, और इन दोनों टर्म्स का गुणा देखिए, एक्स एक्स कट जाएगा, 5/2 आएगा। और अब आप इसको सोल्व कर दीजिए, 2 से 2, ये तो 5 हो गया, और ये देखिए आपके पास हो गया 49/4 और माइनस 5, 49/4 और -1 20 कम कर दीजिए आप, 29/4, 7 चौक 28 आ रहा है ना, बिल्कुल से 7 चौक 28, 1/4, पहला ऑप्शन आंसर। सिर्फ स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको यहां पर यूज करना है, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं।
अगला क्वेश्चन आपके पास, Resma buys two articles A and B for 1734. She sells A at a loss of 16% and sells B at a gain of 20%. यानी रेशमा ने दो वस्तुएं खरीदी 1734 रुपए में, उसमें ए को इसने लॉस पर बेचा, 16% लॉस है, बी को इसने 20% के गेन यानी प्रॉफिट पर बेचा है। द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स इज सेम, यानी सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल से समान है, दोनों वस्तुओं की सेलिंग प्राइस सेम है। इफ ए सोल्ड फॉर दिस, यानी अगर ए को इतने में बेचा जाए तो इस पे कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, ये आपका क्वेश्चन है। मैं आपसे कह रहा हूं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ए वस्तु को 16% लॉस पर बेचा, 16% का मतलब 16/100 यानी 4/25, 4/25 का 25 में खरीदा, 4 रुपए लॉस पर बेचा, 21 में बेचा है। वस्तु बी 20% गेन, 1/5, 5 पर ए का फायदा इन 6 में बेचा है, ये लीजिए। देखो आप 16% लॉस का मतलब 16% का मतलब क्या हुआ, 16% का मतलब हुआ 4/25, अर्थात 25 पर 4 रुपए का लॉस है, तो 25 में खरीदा और 4 रुपए लॉस पर यानी कितने में बेच दिया, 21 में। ऐसे सेम ये, लेकिन इसने एक बात कही है और वो ये कि सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स इज सेम, यानी सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल्स के लिए समान। तो ये तो समान नहीं है, कोई बात नहीं, समान हम बनाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करिए 2 से, इसको मल्टीप्लाई करिए आप 7 से, तो फिर मल्टीप्लाई ये भी होगा और मल्टीप्लाई आपका ये भी होगा। ठीक, अब देख लिए सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है। अगर सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हुई, ये देखिए 50 और 85, टोटल कॉस्ट प्राइस 85, लेकिन इस 85 का मान ये बता रहा है 1734। तो यहां से देखिए आप, क्योंकि 85 का मान है 1734, ठीक, तो 5 इकाई का मान कितना हुआ, 5 इकाई का मान 102 रुपए हो गया। ठीक, मुझे किसका मान चाहिए, मुझे मान चाहिए 50 का, यानी मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए पहली वस्तु की, क्योंकि जो इसने कहा है ना कि पहला आर्टिकल ए जो है वो इतने में बेचने से कितना लाभ होगा, तो इतने में बेचा गया, कॉस्ट प्राइस तो कैलकुलेट करो, तो 50 की वैल्यू तो कैलकुलेट करो, 50 से 1020 आगे लीजिए आप। ये कॉस्ट प्राइस है ए वस्तु की, और अब अगर इसको इतने में बेचा जाए तो देख लो कितना, 127.5 का, देखिए इतने में बेचेगा 1147 और 1020 है तो 127.5 का है, यानी प्रॉफिट हुआ 127.5 का। किस पर हुआ प्रॉफिट, ये 1020 पर और इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए आप, कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा, ये एक तो पॉइंट हटाओ, 0 गया, 1 0 ये और चला जाएगा, 102। और अब देखो 17 से कट रहा है क्या, शायद कटना चाहिए, 17 7 119 और ये 8 5 बिल्कुल से 75 और ये 6, ये आपके पास आ गया 25/2 12.5, 12.5, ये प्रॉफिट है 12.5%। सेकेंड ऑप्शन आंसर। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करिए। सेलिंग प्राइस सेम बता रहा है, सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस आ गई। अब टोटल कॉस्ट प्राइस का मान दे रखा, पहले इसकी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करो, फिर इतने रुपए में बेचे तो लाभ कितना होगा, तो ये देख लो आपको 127.5 का लाभ हो रहा है 1020 पर, सोल्व करेंगे तो आपके पास 12.5% आ जाएगा। तो इस तरीके से चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 58।
पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 12 मिनट और 15 मिनट में कंप्लीट भर सकते हैं। टंकी के भरे होने पर इसे पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली किया जा सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। बताओ x का मान क्या है? यानी ए भरने के लिए, बी भरने के लिए, लेकिन सी खाली करने के लिए। जब तीनों को एक साथ खोला जाता है 10 मिनट में टंकी भर जाती है। अब बताइए इस x का मान क्या है? तो एक तरीका तो सीधा ही है, x का मान ये है, इन तीनों का एलसीएम लो, 12, 15 और 10, कितना हुआ? 60। बारह का भाग दें 60 में 5 बार, 15 का भाग दें 4 बार और 10 का भाग दें 6 बार। साठ 3 20 मिनट। एक तरीका तो आपका ये है, एक तरीका तो आपका ये, जिसमें इसको माइनस ले लें तो ज्यादा बेटर। ये दोनों माइनस और ये प्लस। हालांकि तीनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे उसमें से दोनों माइनस होंगे, कहने का मतलब ये है, इसलिए दोनों माइनस ये प्लस। एक तो तरीका इसका ये हो सकता है, या फिर टोटल इकाई देख लो आप। टोटल इकाई जिसमें भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। टोटल वर्क आपका 60 इकाई होगा, इन दोनों का वर्क उसमें से घटा हुआ 30 वर्क है, 60 से डिवाइड, 60 में भाग देंगे, उसका आंसर आएगा। कैसे? जैसे टोटल वर्क देखिए आप, टोटल वर्क 60 इकाई है। ए 5 इकाई काम करेगा, बी 4 इकाई काम करेगा, सी पता नहीं, ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करेंगे? 6 इकाई। अब आप खुद बताओ, तीनों के योग में से ये दोनों घटाएंगे तो सी का मान आएगा कितना? -3। इसका मान आप, सी का मान आ गया -3। आप खुद देखिए, 6 में से ये 9 घटाओगे, 6 में से 9 घटाओ -3, ये सी का आ गया। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, 60/3 माइनस छोड़िए आप 20 मिनट। ये यूज कर सकते हैं, या फिर जो तरीका मैंने पहले बताया बड़ा सिंपल है, तीनों का एलसीएम यहां लिखते हैं और तीनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे वो 6, उसमें से घटाएंगे ये जो भी इनका वर्क है, 5 और 4। दोनों में से कोई सा भी तरीका आप यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 59। ये डाइट फॉर्मूला है। ट्रायंगल एबीसी में ओ इन सेंटर अंत केंद्र बोल रहा है, तो ये आपको पता ही इसका फॉर्मूला होता है, एंगल BOC इज इक्वल टू 90 प्लस A/2। आपको एंगल ए ही तो याद करना है, तो ये देख लो आपका ये 135 हो गया बराबर 90 प्लस A/2, तो ये तो 45 का डबल, ए का मान 90 डिग्री। ये वो सदाबहार क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, इतने सिंपल डाइट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। इन सेंटर के मामले में जो सेंटर का एंगल होता है वो 90 प्लस A/2, यानी जैसे ये आपका ABOC और ये इन सेंटर है O, तो ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए आप हमेशा ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन है कि ये एंगल होता है 90 प्लस A/2, यानी इसका आधा करके जोड़ो 90, तब ये आएगा। तो इसको देख लीजिए आप, क्योंकि ये दे रखा है इसमें ऑलरेडी, तो माइनस कर दो 45 का डबल 90 डिग्री। फोर्थ ऑप्शन आंसर। अगला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्या कह रहा है। मिश्र धातु ए में केवल x और y धातु का रेशियो 5:2 है। 5:2 मिश्र धातु A जिसमें x y का रेशियो है, ये x और y। मिश्र धातु B में इन धातुओं का रेशियो 3 और 4 है। 3 और 4, ये मिश्र धातु A है, ये आपकी B है। मिश्र धातु C जो है
वो ए और बी को 4:5 के रेशियो में मिक्स करके तैयार की गई है। यानी मिश्र धातु सी जो है ना, ये इन दोनों को मिक्स करके तैयार करी गई है, और इन दोनों को मिक्स किस रेशियो में किया? 4:5 के रेशियो में। अब आप बताओ 4 और 5, आप खुद देखो, ये 7 हो रहा है, ये भी 7 हो रहा है, दोनों इक्वल हैं, 7 और 7। तो इसको तो गुणा कर दो 4 से तो ये 28 हो गया, और इसको गुणा कर दो 5 से तो ये 35 हो गया। 4:5 का रेशियो डायरेक्ट ही हो गया ये तो इस प्रकार से x का मान कितना हुआ? 20 और 15 35, और ये हो गया आपका 20 और 8 28। ये लीजिए, मिश्र धातु सी में एक्स वाई का रेशियो ये है। अब ये कह रहा है कि मिश्र धातु सी में एक्स का परसेंटेज बताओ। एक्स का मतलब ये इसका परसेंटेज बताना है तो बता दो आप। 35 बटा टोटल, अब ये टोटल देख लीजिए आप कितना हो रहा है। 8 5 13 63, और इंटू 100 सोल्व कर दीजिए। 100 कुछ नहीं तो 7 से कट गया, ये कटेगा तो ये देखिए 5 बार, 7 से 9 बार, 500 में 9 का भाग दे दो। 9 5 45, फिर 9 5 45, फिर 5 बच गया तो 5/9। 55 से ही 5/9। ये देखिए पहला ऑप्शन आंसर। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। ये मिश्र धातु ए है, एक्स वाई का रेशियो 5:2 है। ये मिश्र धातु बी है, एक्स वाई का रेशियो 3:4। अब इन दोनों को इसने खुद ने कहा है कि 4 और 5 के रेशियो में मिलाओ इसको, 4 और 5 के रेशियो में। तो इसका मतलब ये 7 हो रहा है, ये 7, तो इसको 28 ले लेते हैं, इसको 35, इसको 4 से गुणा कर दो, इसको 5 से, क्योंकि 7 इनका योग हो रहा है, 5 से गुणा करते 35 हो जाएगा। ये 7 4 से गुणा 28, ये 4 5 का रेशियो होगा। अब इनको डायरेक्ट जोड़ना और कुछ नहीं करना। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो यहां 20 इकाई, यहां 15, टोटल 35 इकाई, और ये यहां पर 28 इकाई। यानी 30 से मिश्र धातु सी में एक्स की मात्रा ये है और वाई की मात्रा ये है। तो एक्स का परसेंटेज बताना है तो आप और काटना चाहो तो यही काट लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये डायरेक्ट ही देखिए आप, 35/63 इंटू 100 या 5/9 इंटू 100, 55 से ही 5/9%।